नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या जिस सड़क, जिस एयरपोर्ट, जिस रेलवे स्टेशन पर मुसलमान नमाज पढ़ लेंगे वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी? ये सनसनीखेज दावा किसने किया है और इस दावे को लेकर पॉलिटिक्स में कैसे महाभारत छिड़ी हुई है, बताएंगे आपको। और देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि एकनाथ शिंदे की किस शर्त ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर पेच फंसा दिया है और मोदी और शाह की जोड़ी ने इस शर्त से निपटने के लिए क्या फॉर्मूला निकाला है। ये सब भी आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत तुष्टीकरण के एजेंडे पर प्रहार के साथ। तो मूड मीटर की शुरुआत आज कुछ तस्वीरों के साथ। ये तस्वीरें पब्लिक प्लेस को घेर कर नमाज पढ़ने की तस्वीरें, सड़क पर, सार्वजनिक पार्कों में और तो और रेलवे ट्रैक पर भी नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आती रही। आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता हूं मैं या क्या कहना चाहता हूं। तो असल में तस्वीरें उस पॉलिटिक्स से सीधे सीधे जुड़ी हुई है जो आजकल वक्फ को लेकर चल रही। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि जिस जमीन पर नमाज पढ़ दी जाएगी या जहां नमाज पढ़ते रहेंगे मुसलमान, वो जमीन वक्फ की हो जाएगी। कल्याण बनर्जी का अगर ये लॉजिक सही है तो ये सारी सार्वजनिक जगहें क्या वक्फ की संपत्ति हो जाएंगी? सरकारी सड़क, रेलवे ट्रैक, पब्लिक पार्क, क्या सभी जगहों को वक्फ के नाम कर देना चाहिए? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी के 3 बार के सांसद कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को जुटाकर यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और कल्याण बनर्जी जैसे नेता वक्फ पर क्या कह रहे हैं, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर विचार के लिए सरकार ने जो जेपीसी की कमेटी बनाई है, कल्याण बनर्जी न सिर्फ उसके सदस्य हैं बल्कि इस बिल को लेकर वो जेपीसी की मीटिंग में कई बार बवाल तक कर चुके हैं। पहले सुनिए कल्याण बनर्जी को, वो बयान सुनिए जो 2 दिन यानी कि 30 नवंबर का बताया जा रहा है, 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वो बयान सुनिए पहले एक बार। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোন এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। যে কোনো একটা জায়গায় যদি 20 জন, 25 জন, 15 জন, 5 জন রেগুলারলি নামাজ পড়ে, সেটা ওয়াকফ প্রপার্টি বলে ট্রিট করা হবে। तो देश में सार्वजनिक जगहों को घेर कर नमाज पढ़ने का जो चलन रहा है, कहीं उसका रिश्ता वक्फ की जमीन हड़पने वाली इसी रणनीति से तो नहीं? क्योंकि कल्याण बनर्जी जो कह रहे हैं उसे गौर से समझना जरूरी है। बनर्जी कह रहे हैं कि जिस भी जगह पर 15-20 मुसलमान नियमित रूप से नमाज पढ़ेंगे वह स्वतः वक्फ की हो जाएगी। यह बयान सुनने के बाद आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस देश में हजारों प्राइवेट और सार्वजनिक संपत्तियां ऐसी ही हैं जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया हुआ है, और बहुत सारे मामलों में आधार इसी बात को बनाया गया है कि उस जमीन का इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए होता आया है। यानी वक्फ बोर्ड को किसी भी तरह के कागजात और सबूत की जरूरत नहीं, बस कुछ लोग खड़े होकर यह कह भर दें कि फला जमीन पर नमाज पढ़ी जाती रही है, तो वक्फ उस जमीन को हड़पने की कार्रवाई शुरू कर देता है। और जो वक्फ का मौजूदा कानून है वो भी कमोवेश यही कहता है, जिसे आप वक्फ बाय यूजर के नाम से जानते हैं। वो वक्फ बाय यूजर का जो क्लॉज है, जो कि 1995 में जोड़ा गया, वो भी यही कहता है। और उसकी मदद करने के लिए कल्याण बनर्जी जैसे तमाम विपक्षी सांसद हैं, सरकारें हैं, जो इसमें कुछ भी गलत नहीं मानते। अब जरा इसी बात को दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करिए। एक तरफ इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां, सांसद और सरकारें हैं जो ये मानने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं कि वक्फ देश भर में जिस भी संपत्ति पर हाथ रख दे उसे उसके हवाले कर देना चाहिए।
और दूसरी तरफ वही पार्टियां, वही सांसद और वही सरकारें यह भी कहती हैं कि बनारस के अज्ञान वापी, मथुरा के शाही ईदगाह और संभल के जामा मस्जिद पर हिंदुओं का दावा गलत है, क्योंकि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने वाली बात बहुत पुरानी हो गई। यानी इस देश में सैकड़ों हजारों साल पुराने हिंदू मंदिर, गांव और संपत्तियां बिना किसी कागजात और सबूत के वक्फ की संपत्ति घोषित की जा सकती है, लेकिन तमाम पौराणिक, ऐतिहासिक और कानूनी कागजात होने के बावजूद किसी वक्फ को या वक्फ की मस्जिद को, मदरसे को, ईदगाह को आप हिंदू मंदिर होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यह देश के सेकुलर कानून के खिलाफ है। आपको लगेगा कि मेरी इस बात का कोई आधार नहीं, तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। तिरुचिरापल्ली में 1500 साल पुराना एक गांव है और गांव में एक हिंदू मंदिर भी है। जाहिर सी बात है कि वो हिंदू मंदिर भी हजारों साल पुराना हो। गांव का नाम है तिरुचेंथुरई। अब इस गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। साल 2022 में जब इसकी जानकारी गांव वालों को हुई तो हैरानी में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनकी हजारों साल पुरानी पैतृक संपत्ति वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे बन गई। वक्फ बोर्ड के पास जमीन से जुड़ा एक भी सबूत नहीं है, मगर गांव पर उनका मालिकाना हक बताया जा रहा है। जमीन किसने दान दी वक्फ को? वक्फ बोर्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई कागज नहीं है, लेकिन हिंदू मंदिर समेत पूरा गांव वक्फ का बता दिया गया। यानी 1000 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर वक्फ का हो सकता है, भले उसका कोई सबूत ना हो, कागजात ना हो, न खाता न बही, जो मोमिन कहें वही सही। लेकिन संभल की जामा मस्जिद, जिसको लेकर पौराणिक प्रमाण है कि जिसे स्कंद पुराण में हरिहर मंदिर कहा गया है, स्कंद पुराण के वराह भूमि खंड में जिसका पूरा नक्शा दर्शाया गया है, 1000 साल पुराना नक्शा, उस पर बात करना गुनाह है। जिस हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदलने का फरमान इतिहास की किताबों में दर्ज है, जिन आक्रांताओं ने इसको अंजाम दिया, उनके दरबारियों ने इस बात को दर्ज किया, शासनादेशों में दर्ज किया, उस पर बात करना जुर्म है। और तो और जिस मस्जिद के प्रांगण में एएसआई का शिलालेख है, खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि यहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था, और ये जो मौजूदा ढांचा है ये उस मंदिर के अवशेष पर बना हुआ है। लेकिन ऐसी तमाम बातों को दरकिनार करके आप उसे मस्जिद मानने को तैयार हैं, और सिर्फ मस्जिद मानने को तैयार नहीं है, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि इस बारे में जो बात कर रहे हैं, जो जज फैसले ले रहे हैं, जो जज आदेश या निर्देश जारी कर रहे हैं, वो इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि विपक्ष के एक सांसद कह रहे हैं कि देश के छोटे छोटे जज देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो जज कानून के तहत, इस देश के संविधान के तहत हिंदू पक्ष के दावे पर फैसला कर रहा है, उस पर विचार कर रहा है, उस पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन वो इस देश में आग लगा रहा है। लेकिन इस देश में एक वक्फ बोर्ड ऐसी संस्था है जिसको कि हर बात की छूट है। वो चाहे तो 1000 साल पुराने मंदिर को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दे, चाहे तो सैकड़ों हजार गांव वालों की संपत्तियों को अपनी प्रॉपर्टी करार दे दे, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं किया जाना चाहिए। इससे इस देश का माहौल खराब नहीं होता, इससे इस देश के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन अगर कोई 800 साल पुराने, सो कॉल्ड 700 साल पुराने मस्जिद पर अगर कोई दूसरा दावा करता है, तो ये कहा जाएगा कि ये इस देश में आग लगाने का काम किया जा रहा है। आप याद करिए
संभल मस्जिद को लेकर क्या कहा जा रहा है? मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये 700 साल पुरानी, 800 साल पुरानी मस्जिद है और एक गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम हो रहा है। अब 800 साल पुरानी मस्जिद कैसे है, इसका भले उनके पास कोई प्रमाण नहीं है और हिंदू पक्ष के पास तमाम ऐसे प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि वो पहले मंदिर रहा है, लेकिन उस पर बात नहीं होगी। ये वो सवाल हैं जिस पर हर भारतवासी को सोचने की जरूरत है। तुष्टीकरण की उस चालाक राजनीति को समझने की जरूरत है जिसमें देश का बहुसंख्यक हिंदू आबादी और उसके हक पर डाका डालने की सभी सियासी पार्टियों को छूट और कोई नहीं हिचकता इसमें। और जब मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला आता है तो सारे एकजुट हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसे हमने आपको एक उदाहरण बताया, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे हजारों मामले हैं जिसमें वक्फ ने इसी तरीके से लोगों की जमीनों, उनकी संपत्तियों पर कब्जा जमाया हुआ। अब आपको यूपी के वाराणसी की एक तस्वीर दिखाता हूं। यहां 1921 से उदय प्रताप कॉलेज चल रहा है और ये बहुत पुराना कॉलेज है। अब अगर आप उस हिसाब से देखिए तो ये भी 100 साल से पुराना कॉलेज है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि ये जो यूपी कॉलेज जिस जमीन पर बनी हुई है वो पूरी की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हाल ही में इस कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस समारोह में गए थे और बच्चों को संबोधित किया। अब वक्फ बोर्ड दावा यह कर रहा है कि कॉलेज वक्फ की संपत्ति है। अब इसको लेकर के जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकाले जा रहे हैं और मस्जिद के सामने वक्फ बोर्ड का पुतला फूंका जा रहा है। चेतावनी दी जा रही है कि वक्फ बोर्ड की ये मनमानी किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जाएगी। कि वक्फ बोर्ड जो मनमानी कर रही है और वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से, इसलिए हम लोग दुखी होकर आज छात्र आंदोलन कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं। आने वाले समय में छात्र मानने वाले नहीं हैं। लोग ज्ञानवापी से आके यहाँ सामाजिक समरसता को खराब करने का काम कर रहे हैं। लोग लोहता से आके यहाँ सामाजिक समरसता, ये विद्या का मंदिर है, यहाँ ये कोई धर्म स्थल नहीं है। अगर जुम्मे की संख्या अगर कम नहीं हुई तो छात्र आंदोलन करेंगे और इसी तरह अगर नहीं हुआ तो कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे और अगले शुक्रवार को हम लोग भी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा प्रतीकात्मक रूप से जो विरोध है आप लोग का जारी रहेगा? जी जारी रहेगा, हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक निर्णय नहीं आ जाता है। तो यूपी कॉलेज वक्फ की संपत्ति कैसे हो गई, यह विवाद कैसे खड़ा हुआ, यह भी जरा जानिए। उदय प्रताप कॉलेज को 2018 में एक नोटिस भेजा गया जिसमें कॉलेज परिसर में मस्जिद होने का हवाला दिया गया और कहा गया कि कॉलेज की जमीन टोंक के नवाब ने वक्फ बोर्ड को दान कर दी थी। और यह नोटिस वाराणसी के रहने वाले वसीम अहमद खान की ओर से भेजा गया था और कॉलेज के जो तत्कालीन सचिव हैं उस समय उन्होंने नोटिस का तुरंत जवाब भी दिया, जिसमें यह कहा उन्होंने कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई और ऐसी कोई मस्जिद यहां पहले से नहीं, जबकि कॉलेज की संपत्ति ट्रस्ट की है और इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने 2022 में कॉलेज में मस्जिद के निर्माण का दोबारा प्रयास किया, जिसे कॉलेज की शिकायत पर पुलिस ने रुकवा दिया। लेकिन वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े लोग वक्फ कानून का हवाला देकर लगातार कॉलेज पर दावा ठोक रहे हैं। वाराणसी का यह मामला टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान के उस बयान का जो मकसद है और उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है उसको साबित करता है। कहीं भी, और ये मकसद क्या है और वो तरीका क्या है, वो ये कि कहीं भी किसी भी जमीन पर खड़े हो जाइए और उसे वक्फ की संपत्ति बता दीजिए। सबूतों के साथ अगर विरोध जताया जाए तो उसे मुसलमानों से नाइंसाफी बता दीजिए, संविधान और सेकुलरिज्म को खतरे में बता दीजिए और सारा विरोध दब जाए। सवाल तो यह है कि क्या वक्फ के नाम पर देश भर में यही चालबाजी नहीं हो रही? हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं के गांव, और सिर्फ हिंदुओं के क्यों, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें बाकी दूसरे धर्मों की जमीन और उनके भी जो धार्मिक स्थल हैं उस पर वक्फ ने दावेदारी की है। और इस सब पर, इसको कब्जे में लेने की जो चालबाजी चल रही है, क्या इस पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं?
और ऐसे दावों को शह देने वाली जो सियासत, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कल्याण बनर्जी और टीएमसी, इस तरह की सियासत पर क्या रोक लगाने की जरूरत नहीं। और वक्फ संशोधन बिल असल में इन्हीं सारे सवालों का हल लेकर आना चाहिए, लेकिन विपक्ष उसको लेकर इस तरीके से उसने माहौल बनाया हुआ है कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा है और ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश है। और इसीलिए अब वो मामला जेपीसी में भेज दिया गया, उसी जेपीसी में जिसके मेंबर कल्याण बनर्जी भी। तो एक तरफ कल्याण बनर्जी इस तरह का बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो बंगाल विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आती और इसे मुसलमानों को सत्ता से दूर करने और उनकी जमीनों पर कब्जे की साजिश बताती। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस मौके पर क्या बयान दिया है, एक बार जरा वो भी सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू धर्म में विश्वास रखती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे धर्म का अनादर करूं। वक्फ में कई हिंदुओं ने अपनी प्रॉपर्टी दान की है और इतिहास के पन्नों में जरा झांकी। अब वक्फ में कई हिंदुओं ने प्रॉपर्टी दान की, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में दीदी ऐसा दावा क्यों कर रही हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं है कि वक्फ के पास जो आज बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी शामिल है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कह रही हैं। सिर्फ दावेदारी भर से इसको क्यों सच मान लिया जाना चाहिए? मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल में ऐसे दावों का सच क्या है, यह स्पष्ट हो जाए। और यही बात ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश और ओवैसी जैसे तमाम विपक्षी नेताओं को आज बेचैन कर रही है। ममता बनर्जी सरकार ने सियासी दांव यह तब चला है जब यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद का विवाद कोर्ट में है और कोर्ट के बाहर उसको एक तरीके से राजनीति में उसे भुनाने की पूरी पुरजोर कोशिश चल रही है। और उसको लेकर क्या क्या कहा जा रहा है यह आपको पता होगा कि किस तरीके से जो वहां मारे गए लोग हैं उनको शहीद बताया जा रहा है। कुछ पार्टियां कह रही है कि उनका मर्डर किया गया। तो मुस्लिम वोट को साधने के लिए और उनको खुश करने के लिए किस किस तरह की कोशिश हो रही है, यह उसकी एक वानगी भर है, जो कि बनारस से लेकर संभल तक आप सब जगह उसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो आपको एक दिखाई दे। और अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां जीत के बाद यही तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो पिछले महीने 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया था। करीब करीब 10 दिन बीतने को हैं और अब तक आपको यह भी पता चल चुका है कि शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन आ रहे हैं और ये कहां होने वाला है। मसलन ये कि जैसे आजाद मैदान में होगा शपथ का कार्यक्रम और देश के 22 राज्यों से ज्यादा के मुख्यमंत्री वहां मौजूद होंगे। तो सारी जानकारी आपके पास आ चुकी है। एक तरीके से पता चल चुका है कि बारात में कौन कौन शामिल होगा, लेकिन अभी तक दूल्हे का नाम पता नहीं। अब तक यही क्लियर नहीं है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, यानी सबसे पहले शपथ कौन लेगा। और यह बात अभी तक ज्यादातर लोगों को एक तरीके से नहीं मालूम। 288 में से महायुति के पास 230 सीटें, एक तरीके से प्रचंड बहुमत, विशाल जीत का जश्न अभी तक चल रहा है। लेकिन मुंबई से दिल्ली तक की दौड़ के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि इस बार वर्षा में कौन बैठेगा। वर्षा मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास। सीएम के नाम को लेकर इस गजब के कंफ्यूजन के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो असल में अभी वर्षा बंगले में बैठी, यानी महाराष्ट्र के कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उन्होंने बीजेपी के सामने एक शर्त रख दी। और वो शर्त क्या है? वो शर्त क्या है जिसने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर पर्दा डाला हुआ है?
उस खास एक शर्त के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जरा एक लेटेस्ट अपडेट देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर क्या क्या हलचल हो रही है। तो बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को ऑब्जर्वर बनाया है। दोनों मुंबई जाएंगे और 4 दिसंबर को होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम चेहरे को लेकर बात करेंगे। इस बीच खबर यह आई है कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में मंत्रियों की लिस्ट और उनके रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा हो जाएगी। अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं और दूसरी तरफ खबर यह है कि अपने विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की जो बैठक होने वाली थी वो रद्द हो चुकी, क्योंकि बताया जा रहा है कि शिंदे बीमार हैं और डॉक्टर्स ने शिंदे को अभी आराम की सलाह दी। लेकिन एक अखबार को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसमें मुख्यमंत्री शिंदे ने यह कहा है कि जनता चाहती है कि सीएम मैं ही रहूं, मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो बीमार शिंदे के बयान से महायुति का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उन्हें बीजेपी ने जिन लोगों को ऑब्जर्वर बनाया है वो एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी का हाई कमान जो फैसला करेगा महाराष्ट्र में वही हो। एक बार विजय रूपाणी को सुनिएगा। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहां संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहां जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमान को बताएंगे और फिर हाईकमान जो कहेगी उससे हम वहां के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। तो अजित पवार दिल्ली आ रहे हैं और बीजेपी के नेता मुंबई आ रहे हैं। इस बीच कोई अपने गांव में आराम फरमा रहा है और वो कौन है? वो है एकनाथ शिंदे। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे वेट एंड वॉच वाला रवैया अपना रहे हैं। आज उन्होंने कोई मीटिंग नहीं रखी और सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे देवेंद्र फडणवीस को फिर से सीएम के तौर पर देखने को एक तरीके से तैयार हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े, यानी गेंद अब बीजेपी हाईकमान के पाले में। मोदी शाह को तय करना है कि महाराष्ट्र में गृह विभाग एकनाथ शिंदे की पार्टी को दिया जाएगा या नहीं। शिंदे भी उसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के अंदर खाने से खबर यह निकल कर आ रही है कि पार्टी शिंदे की पार्टी को महत्वपूर्ण माना जाने वाला होम पोर्टफोलियो देने के मूड में नहीं। महाराष्ट्र के हालात पर मोदी शाह की लगातार नजर बनी हुई है और आज भी संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई और इस बैठक में भी नड्डा मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि सुबह सुबह इसी बैठक में पार्टी के सेंट्रल ऑब्जर्वर का नाम भी तय किया गया। यानी एक बात स्पष्ट है कि इसी बैठक में शिंदे की डिमांड पर भी चर्चा हुई होगी, लेकिन उस पर अब तक फैसला नहीं हो पाया, जबकि सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के नामों की चिट्ठी निकल चुकी। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार हैं, लेकिन गृह विभाग के साथ, और यही बात आकर अटक जाती है। सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे स्पीकर का भी पोस्ट अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी ये पोस्ट भी शिंदे को नहीं देना चाहती। यानी एक तरीके से अभी जबरदस्त खींचतान चल रही है। और इस बीच एकनाथ शिंदे के सांसद जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनका सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आ गया जिसमें उन्होंने लिखा है, जो मैसेज है वो एक तरीके से उसके कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। श्रीकांत शिंदे लिखते हैं कि वो न तो राज्य और ना ही केंद्र कहीं भी मंत्री बनने को इच्छुक नहीं है। सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि ये बात वो खुद के लिए कह रहे हैं या अपने पापा के लिए, ये कंफर्म नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता, ये अभी समझना मुश्किल है, क्योंकि सियासत में इस मौके पर जब की कुर्सी के लिए खींचतान चल रही हो, ऐसे मैसेज के कई मायने हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि शिंदे इसलिए भी कर रहे हो कि ताकि बीजेपी पर दबाव बनाया जाए, या वो संभवतः जो उन्होंने मांग रखी होगी वो पूरी नहीं की जा रही है, इसलिए वो एक कठोर मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आई तो वो सरकार से बाहर हो जाएंगे।
यानी कि वो सरकार में शामिल ही नहीं है। तो राजनीति में हर दांव तभी कारगर होता है जब आपके पास आंकड़े होते हैं, और आपकी सुनी और तभी जाती है जब आपके पास उतने नंबर हों कि आपको सुना जाए। तो एक बार जरा दिखाने के देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि जो नंबर है, नंबर गेम क्या कहता है। और महाराष्ट्र में आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में जो नतीजे जो आए थे वो उसमें आप देखिए क्या शानदार जीत मिली महायुति को। 288 में 230 सीटें मिली, प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी को अपने बूते 132 सीटें, शिवसेना को 57, एनसीपी को 41। इतनी शानदार जीत, और उसके बावजूद तय नहीं हो पा रहा कि सरकार कैसे बने। अब आप देखिए कि अब दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के पास अगर देखा जाए तो उनके हाथ कमोबेश खाली ही हैं। कांग्रेस को 16, शिवसेना के 20 और एनसीपी के 10। अब मान लिया कि अभी जिस तरह की खींचतान चल रही है और जो जूनियर सिंधे हैं जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, यानी कि इसको इस तरीके से मान लिया जाए कि वो सरकार में शामिल नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, जरा एक बार दिखाइए। तो उस स्थिति में महायुति 173 सीट पर आ जाएगी। 173 सीट बहुत जो बहुमत के आंकड़े से ठीक ठाक ज्यादा है। आप देखिए सीटें आपको 145 सीट चाहिए और आपके पास ऑलरेडी 173 है, क्योंकि बीजेपी और एनसीपी यही दोनों मिलाकर सरकार बनाने के लिए काफी है। तो ऐसे में बाहर रहकर सिंधे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर सिंधे और एनसीपी दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों कहते हैं कि नहीं हम कुछ और ऑप्शन तलाशते हैं, तो महायुति के पास 132 और अन्य जो 12 हैं वो एक तरीके से किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। और आप देखिए ये क्या होगा उसमें, उस स्थिति में इधर जो है 100 महाविकास आघाड़ी 144 के आंकड़े पे आ जाएगी अगर आप इनको देखिए तो। और उस हिसाब से ये बहुमत से जो कि 145 का आंकड़ा है, उससे एक विधायक की और जरूरत होगी इनको, 1 सीटें कम होगी इनके पास। लेकिन अगर महायुति को देखेंगे तो उस हिसाब से करीब ये भी एक सीट कम रहेंगे, 144 का आंकड़ा होगा। और उस स्थिति में भी अगर कहा जाए तो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होंगे शिवसेना के। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें कि शिंदे कभी नहीं चाहेंगे कि इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा मैंडेट जो जनता ने उनको सरकार बनाने के लिए दिया है, वो उस मैंडेट को गंवाकर वो एक दूसरे गठबंधन की तरफ जाएं। और जो मैंडेट है वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने का है, उसको दरकिनार करके एक दूसरा गठबंधन तलाशने और इस तरह की कोशिश मुझे नहीं लगता है कि वो करेंगे। इसलिए थोड़ी देर भले लगेगी, लेकिन सरकार बननी तय है और बहुत मुमकिन है कि आज इस पर फैसला भी हो जाए।